नमस्कार और वेलकम है आप सबका। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एमिली डिकिंसन की मास्टरपीस बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो चलिए एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मौत कोई डरावना भूत न हो बल्कि एक आइनविता मेहमान हो, एक जेंटलमैन जो आपको लेने आया है। एमिली डिकिंसन ने अपनी इस कविता में मौत को बिल्कुल इसी अनोखे अंदाज में पेश किया है। तो कविता का पहला हिस्सा यानी पहला स्टांजा हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें मौत एक दयालु, एक काइंड जेंटलमैन है। बड़ा ही अजीब लेकिन दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ना? आइए इसको आराम से समझते हैं। इन लाइंस को देखिए। डिकिंसन कहती हैं कि वो तो अपनी जिंदगी में इतनी बिजी थीं कि मौत के लिए रुक ही नहीं सकती थीं। तो मौत ने क्या किया? मौत ने काइंडली यानी बड़ी दयालुता से उनके लिए अपनी गाड़ी रोक दी। और सबसे कमाल की बात यह है कि गाड़ी में सिर्फ वो दोनों नहीं थे, उनके साथ एक तीसरा पैसेंजर भी था, इमॉर्टैलिटी यानी अमरता। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है किसी बेजान चीज को इंसान की तरह दिखाना। और इस कविता की तो पूरी नींव ही इसी पर टिकी है, जहां मौत को एक इंसान, एक जेंटलमैन का रूप दे दिया गया है। तो ठीक है, मौत गाड़ी लेकर आ गई, लेकिन यह सफर था कैसा? क्या कोई जल्दी थी, कोई हड़बड़ी? बिल्कुल नहीं, यह सफर बहुत ही धीमा और शांत था। चलिए देखते हैं कि अगले स्टांजा में इसके बारे में क्या बताया गया है। देखिए, मौत इतनी सिविल, इतनी शिष्ट थी कि उसके आदर में कवियत्री ने अपना कामकाज, अपना आराम यानी लेबर एंड लेजर सब कुछ साइड में रख दिया। ये एक तरह से मौत को एक्सेप्ट करने, उसके सामने सरेंडर करने का प्रतीक है। वो इस नई यात्रा के लिए अब तैयार हैं। ओके, तो अब सफर आगे बढ़ता है और जैसे जैसे गाड़ी चलती है वो अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मरने से पहले उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। हर चीज का एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक अर्थ है। सबसे पहले गाड़ी एक स्कूल के पास से निकलती है, जहां बच्चे खेल रहे हैं। स्कूल किसका प्रतीक है? बिल्कुल सही, बचपन का, जिंदगी की शुरुआत का, उस मासूमियत का। स्कूल के बाद मंजर बदलता है और अब वो अनाज से भरे खेतों के पास से गुजर रहे हैं। ये पकते हुए अनाज के खेत, ये प्रतीक हैं मैच्योरिटी का, जवानी का, जिंदगी का वो दौर जब हम अपने प्राइम पर होते हैं। और आखिर में वो डूबते हुए सूरज के पास से निकलते हैं, सेटिंग सन। इसका प्रतीक तो बहुत साफ है, यह है बुढ़ापा और जीवन का अंत। जैसे दिन खत्म होता है वैसे ही जिंदगी भी अपनी शाम तक पहुंच जाती है। और बस यहीं से कविता का मूड, उसका टोन एकदम से बदल जाता है। सूरज डूब चुका है और अब उस आरामदायक सफर में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगती है। अब चीजें रियल होने लगी हैं। इस स्लाइड पर देखिए कितना क्लियर शिफ्ट है। जहां पहले सिविलिटी और लेजर था, अब वहां चिल यानी ठंड और क्विवरिंग यानी कांपना है। कवियत्री ने जो पतला सा गॉसमर गाउन पहना है वो इस मौत की ठंडक के लिए काफी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, मौत की असलियत के लिए शायद हम कभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाते। तो अब वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मंजिल को, इस घर को बहुत ही अजीब तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ये कोई मामूली घर नहीं है। कविता में जिसे हाउस कहा गया है वो दरअसल एक कब्र है। जमीन में एक उभार, एक स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जिसकी छत मुश्किल से दिख रही है। यहाँ एक और लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल है जिसे यूफेमिज्म कहते हैं, मतलब किसी सख्त बात को नर्म शब्दों में कहना। ग्रेव या कब्र कहने के बजाय हाउस कहना। और अब हम कविता के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए हैं। अब वो कब्र में हैं, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई है। अब वो एक ऐसी जगह है जहां वक्त का कोई मतलब ही नहीं है। वो इटर्निटी यानी अनंतता में दाखिल हो चुकी हैं। कितना टाइम बीत गया है? कवियत्री कहती हैं सेंचुरीज, सदियां गुजर चुकी हैं। सोचिए, सैकड़ों साल बीत गए हैं उन्हें उस कब्र में। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। वो कहती हैं कि सदियां गुजरने के बाद भी ये पूरा समय उन्हें उस पहले दिन से भी छोटा लगता है। कौन सा दिन? वो दिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मौत के घोड़े उन्हें सिर्फ मौत तक नहीं बल्कि इटर्निटी, अनंतता की तरफ ले जा रहे थे। मतलब साफ है, मौत के बाद इंसानी वक्त जैसे दिन, साल, सदियां, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए फटाफट इस पूरे विश्लेषण के मेन पॉइंट्स को समेट लेते हैं। नंबर 1, मौत को डरावना नहीं बल्कि एक पोलाइट जेंटलमैन की तरह पर्सोनिफाई किया गया है।
नंबर 2, ये गाड़ी की यात्रा असल में जिंदगी के 3 स्टेजेस से गुजरती है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। नंबर 3, कविता का टोन आराम से शुरू होकर मौत की ठंडी हकीकत तक पहुंचता है। फिर कब्र को ग्रेव ना कहकर हाउस कहा गया, जो एक यूफेमिज्म है। और सबसे बड़ा टेकअवे, अनंतता में हमारे लिए जो वक्त के मायने हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो एमिली डिकिंसन इस कविता के जरिए हमें मौत से डरने के बजाय उसे एक अलग नज़र से देखने का मौका देती हैं। मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा की शुरुआत हो सकती है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे और भी डिटेल लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।